और डिबेंचर्स वैसे भी एसेट ही नहीं है, तो अगर डिबेंचर लॉस पे इशू हो रहा है तो उसका भी बेनिफिट हम नहीं ले रहे हैं ओवर द ईयर्स। लेकिन हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एस्पायरिंग एसी, सीसी मेंटोर नेहा। एंड आज बेटा जो हम करने वाले हैं ना, वो हम करने वाले हैं अपना PYQ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर, दैट मीन्स 2023 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन पेपर हम करने वाले हैं ऑफ द सब्जेक्ट अकाउंट्स। तो अब देख लेते हैं हम। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन एट व्हाट स्टेज द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर पेड। तो याद करो, फर्स्ट पे थर्ड पार्टी थी। कौन सी पार्टी थी? थर्ड पार्टी थी, राइट। फिर सेकंड पे क्या था? सेकंड पे आपका लोन था, ठीक है। फिर थर्ड में कैपिटल थी, यही था। चेक करो अब कहाँ पे लिखा हुआ है। आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइडर लायबिलिटीज, बिल्कुल। पार्टनर्स की लायबिलिटी को पे तो करोगे ही करोगे। बिफोर द पेमेंट ऑफ लोन, नहीं। लोन पे करने से पहले थोड़ी पे करते हैं, लोन के बाद कैपिटल है, राइट। आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइडर लायबिलिटीज एंड पार्टनर्स लोन, तो आई गेस ये बेटर है ना। थर्ड पार्टी की बात कर रहा है तो कैपिटल यहाँ पे भी आ सकती है, तो ये कैंसिल है। इसने एक्यूरेटली बताया कि थर्ड पार्टी को पे करो, फिर लोन को पे करो, फिर कैपिटल आएगा। ये तो बोल रहा है पॉइंट डी तो भाई कि थर्ड पार्टी से ही पहले कैपिटल पे ऑफ कर दो, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। कंफ्यूजन थी इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में। तो इन वाले पॉइंट में अगर ये वाला पॉइंट नहीं होता, अगर ये वाला स्टेटमेंट ही नहीं होता, तो हम ऑप्शन ए चूज कर लेते। लेकिन हमें और स्पेसिफाइड, उसने स्पेसिफिकली उसने बोला है कि लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दो, उसके बाद पार्टनर्स के लोन को पे करो, फिर कैपिटल पे करो। तो यस, ये करेक्ट सीक्वेंस है ना। सो ऑप्शन सी इज राइट, या सी इज करेक्ट। ठीक है, चलें आगे। चलो। अनिरुद्ध, प्रणय, Akshit are partner in a firm. Realization expenses 40,000 were paid by the firm on behalf of Anirudh. Journal entry past will be realization account to cash or bank, realization account to Anirudh capital to cash or bank, cash and bank to realization. अब मुझे ये बताओ, अगर कोई पार्टनर अगर कोई पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करता है, किसके बिहाफ पे? अगर पे करता है वो पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे, उनके बीच में जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी पार्टनरशिप डीड बनी थी, जिस बेसिस पे उसने चूज किया फॉर द पेमेंट फॉर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वो एक अलग सिनेरियो है, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे अभी। लेकिन अगर उसने बॉन्ड करना था, उसके बिहाफ पे क्या बोला हुआ है? realization expenses were paid by the firm on behalf of अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के बिहाफ पे क्या करा है? फर्म ने एक्सपेंसेस को पे कर दिया। यानी अगर अनिरुद्ध ने पे नहीं करना था, या सॉरी, अनिरुद्ध को पे करना था, फर्म ने पे कर दिया। अगर अनिरुद्ध पे करता तो उसका 40,000 रुपीज से क्या हो जाती? कैपिटल रिड्यूस हो जाती। यस और नो? बिल्कुल होती। या तो वो कैश लेके आता, अगर नहीं लेके आता तो उसका इन्वेस्टेड अमाउंट कम हो जाता। यही तो बोलते हैं हम, या तो कैश में अपना कर दो, सेटल कर दो। नहीं करोगे तो जो हमारे पास है हम उस कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे। यस और नो? यही होता है। अब जब बोला हुआ है कि उसने नहीं दिया, फर्म ने पे करा, तो फर्म ने सेम टाइम पे उसकी कैपिटल को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। उसकी कैपिटल को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। और फर्म से जा क्या रहा है? कैसे फर्म पे कर रही है? कैश में। तो कैश या बैंक एक ही बात है। तो कैश और बैंक अकाउंट कितने अमाउंट से? 40,000। 40,000, ठीक है ना। तो कौन सा स्टेटमेंट या एंट्री सही है यहाँ पे? रियलाइजेशन टू कैश एंड बैंक नहीं, ये कब होता? अगर फर्म ही पे करती तो। फर्म पे फर्म पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अगर सिर्फ ये होता कि फर्म ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करें, तो हम ये कर लेते। ढंग से लिख देती हूँ, ठीक से लिख देती हूँ, वेट। फर्म पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अगर सिर्फ इतना लिखा होता तो हमारे लिए वाली एंट्री सही थी इस केस में।
ठीक है, लेकिन हमें क्या बोला हुआ है, ऑन बिहाफ ऑफ अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बिहाफ पे बोला हुआ है, इसलिए एंट्री ये सही है। अब चेक करते हैं, रियलाइजेशन टू अनिरुद्ध कैपिटल, क्यों भाई क्रेडिट क्यों करो उसकी कैपिटल को, मिल थोड़ी ना रहा है उसे। अगर वो पे करता तो कैपिटल उसकी कम ही होती, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे हो रखा है अनिरुद्ध की कैपिटल डेबिट हो रखी है, और बैंक और कैश क्या हो रखा है, क्रेडिट हो रखा है, कम हो रहा है। यही क्या है, मेरी एंट्री भी है। यही मेरा आंसर भी है कि अनिरुद्ध की कैपिटल को डेबिट कर दो अगर उसने पे नहीं किया और फर्म ने पे कर दिया, तो फर्म के पास जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट था ऑफ अनिरुद्ध, उसे फर्म क्या करेगी, उसे फर्म रिड्यूस कर देगी। जितनी भी रुपीज से फर्म ने पे किया है, 40,000 से पे किया है, 40,000 रुपीज को वो क्या कर देगी, डेबिट कर देगी। साथ ही साथ किस फॉर्म में पे कर रही है, कैश या बैंक की फॉर्म में, तो कैश और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कम हो रहा है कितने रुपीज से, 40,000 रुपीज। क्लियर है। अब अगर ये वाली एंट्री देखो, तो कैश और बैंक को क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है। डेबिट कर रहा है मतलब बढ़ रहा है, बढ़ तो नहीं रहा है कैश और बैंक, क्या ये पॉसिबल है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। प्रॉफिट हो नहीं रहा जो रिलेशन को आपने क्रेडिट कर रखा है, तो ये एंट्री भी गलत है। चलो क्लियर है वाला क्वेश्चन, आ जाओ। गुडविल ऑफ आर एंड के एसोसिएट्स अ पार्टनरशिप फर्म इज 10 लाख रुपीज, ठीक है। कैलकुलेटेड ऑन 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, क्या बोल रहा है भाई, गुडविल बोल रहा है वो, कितनी दे रखी है, ₹10 लाख। पीछे करते हैं, गुडविल कितनी बोली हुई है, 10, बेस्ड ऑन 3 year एवरेज प्रॉफिट, और कितना नंबर ऑफ ईयर परचेज है, 2.5 ईयर नंबर ऑफ परचेज, है ना। या तो छोड़ो, बेस्ड ऑन 3 year एवरेज प्रॉफिट एंड 2.5 ईयर नंबर ऑफ परचेज, ये गिवन है मुझे क्वेश्चन। ठीक है, अब इन चीजों को देखने के बाद, इन चीजों को नहीं बोल रही मैं, इन चीजों को देखने के बाद मुझे समझ आ जाना चाहिए कि गुडविल को वैल्यू जो हम कर रहे हैं, गुडविल वैल्यूड ऑन एवरेज पे, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट यूज किया करा गया है गुडविल को वैल्यू करते टाइम। तो अगर मुझे एवरेज प्रॉफिट चाहिए, कितने ईयर का चाहिए, 3 ईयर का चाहिए, तो मैं यहाँ पे अगर प्लस और प्लस, एक आइटम, दो आइटम, तीन आइटम, इनको प्लस करके 3 से डिवाइड कर दूं, उसको मल्टीप्लाई कर दूं 2.5 से, तो मेरा 10 लाख आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला यही होता है। फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू में एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यस और नो। अब एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इज इक्वल्स टू व्हाट, गुडविल, ये फॉर्मूला है। गुडविल की वैल्यू मुझे दे रखी है 10 लाख रुपीज, एवरेज प्रॉफिट को अभी हम होल्ड पे रखते हैं, है ना। और नंबर ऑफ ईयर परचेज मुझे दे रखा है 2.5, ये दे रखा है मुझे, मुझे ये देखना है, ये हम कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू व्हाट, देखो लास्ट ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं, 2022 का 7 लाख है, 2021 का एक्स है, और 2020 का 3 लाख है, और मुझे एक्स की वैल्यू भी डिटरमाइन करनी है, कर लेते हैं यार। एक सेकेंड, 7 और 3 है ना, हाँ, यानी 7 लाख प्लस एक्स प्लस 3 लाख डिवाइड बाय 3, दैट मीन्स 10 लाख डिवाइड बाय, सॉरी, प्लस एक्स अपॉन 3, दैट मीन्स
10 lakh इज इक्वल्स टू में 10 lakh प्लस एक्स या कैपिटल एक्स है अपॉन 3 × 2.5। ये मुझे सॉल्व करना है तो मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब 10 लाख को मैं डिवाइड कर दूं, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इज इक्वल टू में 10 लाख प्लस एक्स अपॉन 3, राइट। इसकी जीरो को हटा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं। 4 टाइम 100, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 40,000। एक सेकेंड, एक जीरो मुझे लग रहा है मैंने ज़्यादा लगा दिए। सॉरी, 10 लाख है ना यार, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक तो है। 4 लाख 4 लाख मल्टीप्लाई होगा 12 लाख, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स टू में 10 लाख प्लस एक्स। इक्वेशन सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू आ गई 2 लाख। यही आपसे पूछ रहा है वो, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ एक्स इफ गुडविल ऑफ द फर्म इज 10 लाख एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 2.5 बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर। पास्ट ईयर का प्रॉफिट देखा मैंने, उसका एवरेज निकाला, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2.5 से, तो मेरा आना चाहिए था गुडविल ऑफ ₹10 लाख। इक्वेट करा, इक्वेट करने के बाद मुझे पता चला वेरिएबल एक्स का वैल्यू मुझे फाइंड करना था। इक्वेट करने के बाद एक्स की वैल्यू आ गई मेरी ₹2 लाख। एम आई क्लियर? चलो यही पूछ रहा है वो आपसे भाई। Goodwill of R&K Associate, our partnership firm is 10 lakh. Calculate on 2.5 year purchase of average profit of last year. What is the value of X? हमने X की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कितनी है, 2 लाख। हमने X की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो कि है ₹2 लाख, समझ गए। X की वैल्यू ₹2 लाख। चलो कहाँ है ऑप्शन में, 65 लाख नहीं है, 4 लाख नहीं है, 15 लाख नहीं है, 2 लाख है, तो ऑप्शन सी मेरा सही है। चलो भाई, सही कर दिया, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्या है। Now, excess of dash profit over the dash profit is called super profit. Dash profit over the dash profit is called super profit. Super profit क्या होता है? Super profit. Super profit होता है जब फर्म अपने नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अर्न कर लेती है। जब अपने प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से अपना प्रॉफिट जो है वो ज्यादा अर्न कर लेती है, तब बोला जाता है कि फर्म को सुपर प्रॉफिट हो गया। यस और नो? तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ नॉर्मल, नॉट नॉर्मल, फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट में से अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा क्या है, सुपर प्रॉफिट है। यानी जनरली अगर एक फर्म 1 लाख रुपीस अर्न करती है ड्यूरिंग अ ईयर, अगर किसी ईयर में वो सपोज 4 लाख कर जाती है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ जो डिफरेंस है ऑफ रुपीज, जो डिफरेंस है ऑफ ₹3 लाख, वो क्या है, वो मेरा सुपर प्रॉफिट, राइट। क्यों? क्योंकि नॉर्मली जो प्रॉफिट अर्न करती थी फर्म वो था 1 लाख रुपी, लेकिन एक पर्टिकुलर ईयर में किसी फर्म को एक्चुअल प्रॉफिट हो गया ऑफ ₹4 लाख, तो जो डिफरेंस रहा बिटवीन 1 लाख एंड 4 लाख ऑफ ₹3 लाख, वो क्या हो गया, फर्म का सुपर प्रॉफिट हो गया। एम आई क्लियर? तो बस अब क्या, यहाँ से कोई वर्ड उठाने वहां पुट करने। एक्सेस ऑफ सुपर प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का एक्सेस नॉर्मल प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट बोलोगे, वाह क्या बेकार ऑप्शन था ना। नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर सुपर प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट, ये भी बिल्कुल वही आता है ना।
एक्सेस ऑफ सुपर प्रॉफिट ओवर एक्चुअल प्रॉफिट। अरे भाई सुपर प्रॉफिट अगर एक्सेस हो रहा है तो उसको सुपर प्रॉफिट बोलोगे क्या? एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, जो एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है किसके कंपैरिजन में? नॉर्मल प्रॉफिट के कंपैरिजन में, उसको बोला जाता है क्या? सुपर प्रॉफिट। तो ऑप्शन सी सही है ना? और ऑप्शन सी सही है तो इसे हम क्या कर देते हैं? हाईलाइट कर देते हैं। चलो क्लियर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस फॉर द क्वेश्चन नंबर 25। क्लियर। चलो नेक्स्ट है आपका, द एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स to make up deficiencies of capital at the time of dissolution shall be applied in the following manner and order। अच्छा, क्या कह रहा है? द एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म के बेटा एसेट्स हैं, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स, दैट मीन्स ये कैश क्या कर रहे हैं? कैश को ब्रॉट कर रहे हैं, है ना? कैश को ब्रॉट कर रहे हैं, ब्रॉट अप कैश बोल सकते हो इसको आप। जो भी ब्रॉट अप कैश था इनका वो कितना है वो बता रहा है वो। ब्रॉट अप कैश टू मेक द डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल, जो भी उनकी कैपिटल कम हो रही थी बिकॉज ऑफ एनी रीजन, उसको मीट करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? कैश को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ब्रॉट अप कैश और इंट्रोडक्शन ऑफ कैश दोनों फिर से लिख देती हूँ एक बार। दे ब्रॉट अप कैश और क्या इंट्रोड्यूस्ड, है ना? या फिर कैश को ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक ही बात है। ठीक है। कब कर रहे हैं ऐसा, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि फर्म क्या हो रही है? फर्म डिसॉल्व हो रही है। फर्म डिसॉल्व हो रही है इसलिए जो इनके एसेट्स हैं, फर्म के एसेट्स हैं, उसको अगर आप कैपिटल से कंपेयर करो और कैपिटल में डेफिशिएंसी आ रही है, तो उस कैपिटल की डेफिशिएंसी को मीट करने के लिए क्या कर रहे हैं? ये कैश को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कैश को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कैसे? कैश को लेके आ रहे हैं फर्म में। ज़्यादा अगर कैपिटल कम हो रही है तो कैश लेके आ रहे हैं। जैसे कैपिटल जब फर्म पार्टनर्स लेके आते हैं इन द फर्म, तो कैसे लेके आते हो? कैश टू कैपिटल। उसी तरह से ये भी कैसे लेके आ रहे हैं? कैश टू कैपिटल। ठीक है। फिर क्या बोला हुआ है? जो ये फर्म के एसेट्स हैं, जो ये डेफिशिएंसी थी ऑफ द पार्टनर, सॉरी, डेफिशिएंसी थी जो कैपिटल जो पार्टनर्स बोन कर रहे हैं, इन सारे रिसोर्सेज को जब इकट्ठा करा जा रहा है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, तो जब इनको यूज करा जाएगा तो किस मैनर में या किस ऑर्डर में इनको यूज करा जाएगा? ठीक है। तो कहता है, इन पेइंग ईच पार्टनर relatively what is due to him for advances as distinguished from capital, in paying to each partner relatively what is due to him on account of capital। अच्छा, एक तरह से यहाँ पे ये लोन की बात कर रहा है, यहाँ पे ये कैपिटल की बात कर रहा है। नाउ इन पेइंग द डेट ऑफ द फर्म टू द थर्ड पार्टीज, ये थर्ड पार्टीज की बात कर रहा है, ये पार्टनर्स के लोन की बात कर रहा है। ये वाला पॉइंट आपका, पेन चेंज कर देती हूँ मैं, ये वाला पॉइंट आपका पार्टनर्स की कैपिटल की बात कर रहा है। ये वाला आपका थर्ड पार्टी की ही बात कर रहा है। क्लियर है? नाउ डिवाइडिंग द सरप्लस इफ एनी among the partners in the proportion in which they were entitled to share profit, that means in which they were entitled to share the profit। इसका मतलब भी क्या है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आप मुझे ये बताओ, अभी हमने क्वेश्चन किया था इसी बेसिस पे जहाँ पे रीवैल्यूएशन के टाइम पे हम बात कर रहे थे कि प्रायोरिटी लिस्ट कब होनी चाहिए, पार्टनर्स का कैपिटल कब पे किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन किया था हम लोगों ने यहाँ पे। कहाँ है यार? ये रहा। बात की थी हमने डिसोल्यूशन के टाइम में सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ये रहा पूरा। थर्ड पार्टी को पहले पे किया जाता है, फिर पार्टनर के लोन को पे किया जाता है, फिर पार्टनर कैपिटल को पिया जाता है, रीपे किया जाता है। और अगर फिर भी कुछ सरप्लस बच जाता है तो वो पार्टनर्स को दिया जाता है। किस रेशो में? उनकी पुरानी वाली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। यही बोला था हमने। तो यही पूछ रहा है वो उस क्वेश्चन में, उसने बस अपने वर्ड्स को चेंज कर दिया। ये रहा। ठीक है।
उसने अपने वर्थ को चेंज कर दिया, स्टेटमेंट्स को थोड़ा-सा चेंज कर दिया। अब वो आपसे सीक्वेंस पूछ रहा है, वहाँ पे उसने पूछा था कि कब पे करोगे पार्टनर्स कैपिटल को, तो हमने बताया कि इस ऑप्शन में जो मेंशन है कि इसके बाद आप पे करोगे, तो वही करेक्ट ऑप्शन था। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आपसे सीक्वेंस पूछ रहा है। तो सीक्वेंस याद करो, सबसे पहले किसको दोगे? थर्ड पार्टी को दोगे। थर्ड पार्टी को अगर देने के बाद कुछ बच जाता है, तो पार्टनर का लोन रीपे किया जाता है। और लोन रीपे करने के बाद अगर कुछ बच गया, तो पार्टनर्स की कैपिटल को रीपे किया जाता है। यस। और पार्टनर्स की कैपिटल को रीपे करने के बाद अगर कुछ सरप्लस बच जाता है, तो पार्टनर्स की पुरानी वाली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या होता है, वो एडजस्ट हो जाता है। एम आई क्लियर? तो क्या होना चाहिए मेरा? सी ए बी डी। अब सी ए बी डी मुझे फर्स्ट में ही दिख गया, सी ए बी डी, तो यही मेरा क्या है? यही मेरा आंसर। सी ए बी डी। ठीक है, सी ए बी डी ही मेरा क्या है? मेरा आंसर है। यहाँ तक मैं क्लियर हूँ? चलो देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है ये? इस वाले में कह रहा है सी बी ए डी। अब अगर सी बी ए डी की बात करेगा बेटा, तो सी बी ए डी मतलब पहले थर्ड पार्टी को पे करो, फिर कैपिटल पे करो, फिर पार्टनर का लोन पे करो। नहीं, ये सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा। जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन है सीक्वेंस या मैनर, उसको फॉलो नहीं कर रहा है ये ऑप्शन। पहले लोन आएगा, फिर आपका कैपिटल आएगा। ये क्या कहता है? ये कहता है पहले लोन दो, फिर पार्टनर का कैपिटल दो, फिर थर्ड पार्टी दो। बिल्कुल ही गलत है। ये कह रहा है पहले पार्टनर की कैपिटल दो, फिर थर्ड पार्टी को दो। पहले पार्टनर की कैपिटल को रिपे करो, फिर थर्ड पार्टी को दो, फिर लोन दो और फिर सरप्लस डिवाइड करो। भाई ये भी गलत है ना? करेक्ट सीक्वेंस है, करेक्ट मैनर क्या है? सबसे पहले आप थर्ड पार्टी को दो, फिर कुछ बच जाता है तो पार्टनर का लोन रिपे करो, फिर भी कुछ बच जाता है तो पार्टनर की कैपिटल को रिपे करो, और फिर भी बच जाता है तो सरप्लस को डिवाइड कर लो अपनी पुरानी वाली रेशो में। क्लियर है? चलो, विच व्यू शोज मार्जिन एंड द रूलर। चलो, अब जिन्होंने भी एक्सेल वर्ड पे काम किया उन्हें पता है ये सारे वहाँ पे दिखता है ना, वर्ड पे एक्सेल पे सारे ऑप्शन होते हैं। जब आप पेज को एडजस्ट कर रहे होते हो ना, वर्ड को क्रिएट कर रहे होते हो, एक्सेल पे होते हो, इन सारी चीज़ों में, इन सारे ऑप्शंस में क्या कर रहे होते हो आप जो आपका टेक्स्ट होता है, आपका पेज होता है, उसको एडिट कर रहे होते हो, या मार्जिन्स को क्रिएट कर रहे होते हो, या उसका लेआउट चेंज कर रहे होते हो, या फिर आप प्रूफ रीडिंग करवा रहे होते हो। पेज लेआउट के सारे ऑप्शन, वो सॉरी, व्यूज़ के सारे ऑप्शन है, व्यूज़ एंड रिव्यूज़, उसी के अंडर आता है पूरा। अब चेक करो, अगर आपको यूज़ किया है आपने, तो रिव्यू किस पर्पज़ से होता है? रिव्यू होता है प्रूफ रीडिंग के लिए, राइट? रिव्यू यूज़ किया जाता है प्रूफ रीडिंग के लिए। यहाँ पे अगर कुछ मिस्टेक्स है तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट? नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल व्यू जो हम यूज़ करते हैं, ये हम करते हैं टेक्स्ट एडिटिंग के लिए। जब मुझे टेक्स्ट को एडिट करवाना होता है, तो मैं यूज़ करती हूँ मेरा नॉर्मल व्यू, राइट? जब मुझे पेज का लेआउट चेक करना होता है, जब मुझे पेज का लेआउट चेंज या एडजस्ट करना होता है, तो मैं पेज सेटअप वाला ऑप्शन चूज़ कर लेती हूँ। क्लियर है? अगर मुझे सॉरी, पेज लेआउट नहीं है, पेज सेटिंग्स है। पेज लेआउट का तो खुद से एक ऑप्शन है यार। पेज लेआउट तो यूज़ होता है मार्जिन एंड रूरल के लिए, है ना? पेज सेटिंग, अगर मुझे पेज की सेटिंग्स में चेंज करना है, सेटिंग्स को ठीक करना है पेज के लिए, तो बेसिकली कौन-सा मैं आइकन या ऑप्शन चूज़ करूँगी, वो होता है पेज सेटअप। ठीक है? अगर मैं बात करती हूँ पेज के लेआउट में, लेआउट मतलब मुझे कितना मार्जिन रखना है ना? कहाँ पे मुझे अंडरलाइन्स चाहिए, कहाँ पे मुझे पेज की क्या मार्जिन्स को चेक करना है, रूलर्स को चेक करना है, अगर मैं वो चीज़ यूज़ करती हूँ, तो मुझे ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है मेरा पेज लेआउट। यही मेरा आंसर भी है। यही मेरा आंसर भी है, ठीक है? तो नॉर्मल यूज़ फॉर टेक्स्ट एडिटिंग, पेज सेटअप यूज़ फॉर पेज सेटिंग, रिव्यू यूज़ फॉर प्रूफ रीडिंग, एंड पेज लेआउट यूज़ फॉर शो द मार्जिन्स एंड रूलर्स। क्लियर? चलो, पेज के अलाइनमेंट्स वगैरह के लिए हम क्या करते हैं? पेज लेआउट यूज़ करते हैं। नाउ इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन, assets are transferred to the realization account at book value, at market value, at cost value, और whichever is lower। जब आप फर्म को डिसॉल्व कर रहे हो,
जब आप फर्म को डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है? कौन सा अकाउंट बनता है? रियलाइज़ेशन अकाउंट। और रियलाइज़ेशन अकाउंट का मतलब ही क्या है कि एसेट्स को आप क्या कर रहे हो? रियलाइज़ेशन अकाउंट में क्या कर रहे होते हो आप? एसेट्स को रियलाइज़ कर रहे होते हो। एसेट्स आप रियलाइज़ कर रहे होते हो एंड लायबिलिटीज़ को क्या कर रहे होते हो आप? पे ऑफ कर रहे होते हो, है ना? पे ऑफ कर रहे होते हो, ठीक है? इसमें मुझे एसेट्स, ना ही तो मुझे एसेट्स को रीवैल्यूड करने की नीड है, ना ही मुझे लायबिलिटीज़ को रीअसेस करने की नीड है ना? मुझे सिर्फ वैल्यू रियलाइज़ करनी है, किसकी? एसेट्स की। लायबिलिटीज़ का क्या करना है? मुझे पे ऑफ करना है। लायबिलिटी क्या करना है? मुझे पे ऑफ करना है। तो जो भी जिस भी वैल्यू पे ये रिकॉर्ड थे, जिस भी वैल्यू पे ये रिकॉर्ड थे, कहाँ पे? बैलेंस शीट में। मैं उसी वैल्यू से कहाँ ले जाऊँगी इनको? बैलेंस शीट में। याद आ रहा है? यहाँ बैलेंस शीट गिवन होती थी हमें, लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स। हम सारे लायबिलिटी और एसेट्स को उठा के रियलाइज़ेशन अकाउंट में डाल देते थे। याद आ रहा है? एसेट्स सारे यहाँ चले जाते थे, लायबिलिटी सारी यहाँ चले जाती थी। याद आ रही है? एसेट्स सारी हम डेबिट कर देते थे अनरियलाइजेशन में और लायबिलिटीज़ को हम क्रेडिट कर देते थे, इंक्लूडिंग पीडीडी। याद आ रहा है? करवाया भी था क्लास में। इंक्लूडिंग पीडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, पूरा उठा के हम क्रेडिट कर देते थे और सारे एसेट्स को हम यहाँ कर देते थे। किस वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे। किस वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे। तो ऑप्शन कहाँ है मेरा? बुक वैल्यू ये रहा। ठीक है? मार्केट वैल्यू तो रियलाइज़्ड वैल्यू है उसकी, तो वो यहाँ आ रही होती थी एसेट की। उसी तरह से कॉस्ट वैल्यू पे तो हम रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे होते, है ना? कॉस्ट वैल्यू की तो हम बात नहीं कर रहे होते, हम बुक वैल्यू मार्केट प्राइस की बात कर रहे होते हैं। मार्केट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू की बात कर रहे होते हैं। और कॉस्ट और मार्केट की वैल्यू हम बात कर रहे होते हैं कौन से वाले एसेट के लिए? क्लोजिंग एसेट के लिए या क्लोजिंग स्टॉक के लिए, नॉट एसेट, क्लोजिंग स्टॉक के लिए, ठीक है? लेकिन अगर मैं एसेट इन जनरल की बात कर रही हूँ, तो वो बुक वैल्यू होता है। ठीक है? कौन-सा? ऑप्शन, ऑप्शन ए, जहाँ पे बात हो रही है हमारी बुक वैल्यू की। क्लियर? चलो, नेक्स्ट है आपका, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, प्रॉफिट सॉरी, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, कैपिटल प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज शेयर्ड अमंग पार्टनर्स इन व्हिच रेशियो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे पता भाई मुझे? लास्ट 3 क्वेश्चन हम इसी वाले कॉन्सेप्ट पे कहीं न कहीं घूम रहे हैं। डिसोल्यूशन के बेसिस डिसोल्यूशन के चैप्टर से अभी 3 क्वेश्चन्स हमारे पास आ चुके हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चन से आपके जहाँ पे बोला हुआ था कैपिटल की, पार्टनर्स की कैपिटल को आप कब रिपे करते हो? फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोल रहा था कि सीक्वेंस बताओ, है ना? सीक्वेंस में भी लास्ट क्या था? सरप्लस होता है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मैंने उससे पहले जो करवाया था वो भी यही था कि आपको सीक्वेंस बताया था, प्रायोरिटी लिस्ट बताई थी, प्रेफ़रेंस लिस्ट बताई थी जो फॉलो करनी होती है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। उसमें भी यही था अगर सरप्लस होता है फर्म को आफ्टर रिपेइंग थर्ड पार्टीज़ ड्यू और पार्टनर्स लोन और पार्टनर्स कैपिटल, अगर फिर भी बच जाता है तो वो सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग और बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नॉट कैपिटल रेशियो, नॉट इक्वल रेशियो। किस रेशो में होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। किस रेशो में होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इक्वल रेशो में बेटा, इक्वल रेशो बोल सकते थे इस क्वेश्चन में एक चीज़, अगर आप कई लोगों के माइंड में आ रही होगी ये चीज़, क्योंकि वहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट बोला हुआ है। अगर एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट है, तो हाँ, जनरली क्या होता है पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है वो इक्वल हो जाती है। यही कहते हैं हम लोग। अगर डीड नहीं है तो पीएसआर क्या होगी? इक्वल हो जाएगी। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, आप सही हो यहाँ तक कि इक्वल रेशियो आना चाहिए। लेकिन अगर ऑप्शन में मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बोला हुआ है, इसका मतलब जिस भी रेशियो में वो पहले से शेयर करते आ रहे थे, वो उसी रेशियो में डिसोल्यूशन वाला प्रॉफिट भी क्या करेंगे? शेयर करेंगे। हाँ, वो हो सकता है इक्वल हो सकता है इक्वल हो, लेकिन कंपल्सरी या मैंडेटरी नहीं है कि वो इक्वल ही हो। इसलिए मैंने इक्वल चूज़ नहीं किया।
ठीक है, एब्सेंस होता तो हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए या अपनी ईज़ीनेस के लिए हम बोल देते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है। लेकिन अगर पार्टनर बिना डीड के भी कंटिन्यू करना चाहते हैं अनइक्वल रेशियोज़ से, दे कैन। ये हमें पता है, वो कर सकते हैं। अगर उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन होता है, तब वो कोर्ट में जाते हैं और तब जो कोर्ट अपनी वर्डिक्ट देता है, वो इक्वल रेशियो के फेवर में देगा, एग्रीड। लेकिन अगर बाकी सारे प्रॉफिट उनके लिए उसने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज़ करी हुई थी, तो सेम फॉर द कैपिटल प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, वो भी क्या रहने वाली है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की रहने वाली। एम आई क्लियर बेटा? चलो नेक्स्ट चलते हैं। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, फिर से डिसोल्यूशन वाला क्वेश्चन आ गया। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एन अनरिकॉर्डेड एसेट इज रेफर टू। यस और नो? अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है और डिसॉल्व होने के टाइम पे कौन सा अकाउंट बनता है? रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। ये तो अकाउंट ही नहीं बनता, है ना? ये वाला तो अकाउंट कब बनता है? ये वाला अकाउंट बनता है जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, है ना? जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तब बनता है आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। रियलाइजेशन कब बनता है? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। यहाँ तक क्लियर है? यानी ये बात हो रही है, बाकी सारे अकाउंट्स भी बनते हैं, अग्रीड। कैश अकाउंट भी बनता है, पार्टनर्स कैपिटल भी बनता है। लेकिन अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स से कुछ वैल्यू रियलाइज होती है जिसको आप रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए थे, तो ये क्या है? गेन है। गेन है, और गेन कहाँ जाते हैं? गेन जाते हैं आपके रियलाइजेशन अकाउंट में, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, है ना? लाइक इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज कहाँ जाते हैं ये सारे? ये सारे जाते हैं आपके रियलाइजेशन अकाउंट में। यस और नो? रीवैल्यूएशन में नहीं जाते। इतना क्लियर है? तो ऑप्शन ये वाला कंसिडर किया जा सकता है। साथ ही साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट प्रॉफिट रियलाइज फ्रॉम द एसेट्स नहीं ट्रांसफर होता, रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा, ये हो सकता है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि आप एसेट का प्रॉफिट ही ट्रांसफर कर दो कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप ट्रांसफर नहीं करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है? फिर वो आपसे कहता है क्रेडिट साइड ऑफ कैश अकाउंट। अब क्रेडिट साइड का मतलब क्या है? कि कैश, क्रेडिट साइड ऑफ कैश अकाउंट, इसका मतलब क्या है? कि कैश को आप क्या कर रहे हो? क्रेडिट कर रहे हो। और कैश को क्रेडिट करने का मतलब क्या है? कि कैश आपका कम हो रहा है। लेकिन क्या कैश कम हो रहा है? नहीं। तो ये भी नहीं है। हाँ, इसकी जगह पे अगर डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट होता, इफ, तो आप इसको और तो आप इसको चूज करते, अगर ये नहीं होता और ये होता, तो स्ट्रेट फॉरवर्डली यहाँ जाता। ठीक है? लेकिन क्लियरली इन तीनों, यहाँ भी नहीं जा सकता, क्रेडिट में तो जा ही नहीं सकता, कैपिटल में नहीं जा सकता, रीवैल्यूएशन में नहीं जा सकता। तो मेरे पास ऑप्शन रियलाइजेशन का ही बचा था। क्लियर है? इसलिए मैंने रियलाइजेशन ही चूज़ किया। हाँ, रियलाइजेशन में जाएगा, लेकिन किस साइड जाएगा ये उसने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। अब जब स्पेसिफाई नहीं किया हुआ और नेक्स्ट ऑप्शन में वो बिल्कुल स्पेसिफाई कर रहा है कि कैश अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है मैं कहाँ जाऊँगी? जहाँ पे मुझे ज़्यादा अच्छे से स्पेसिफाई किया हुआ है, मैं वही ऑप्शन चूज़ करूँगी। तभी तो बोलते हैं ना, मोस्ट सूटेबल ऑप्शन चूज़ करो, तो यही मोस्ट सूटेबल होता है। लेकिन अभी ये नहीं है, क्रेडिट साइड है, तो अकॉर्डिंग टू या बेस्ड ऑन दीज़ ऑप्शंस मैं क्या चूज़ करूँगी? मेरा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है? रियलाइजेशन अकाउंट, तो ऑप्शन बी मेरा सही है फॉर क्वेश्चन नंबर 30। इतना क्लियर है? चलो। द सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल ऑफ मुकुल लिमिटेड
is 1 lakh of 100 each. There were no calls in arrear till the final call was made. ठीक है। मुकुल लिमिटेड, मुझे मुकुल लिमिटेड से कोई मतलब नहीं है ना। एक कंपनी है जिसका 1 लाख शेयर है, ठीक है, एट 100 ईच, ठीक है। 100 रुपये एक शेयर है और टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 1 लाख। अब कहता है देयर वर नो कॉल्स इन अरियर। इससे पहले कोई कॉल्स इन अरियर नहीं थे, किससे पहले, टिल फाइनल कॉल, है ना। फाइनल कॉल से पहले कोई अरियर नहीं था, बट जब फाइनल कॉल करी गई, फाइनल कॉल मेड वॉज ऑन पेड ऑन 97,500। यानी जो मुझे फाइनल कॉल मिली है वो मिली है 97,500 रुपीज में। तो कितने शेयर पे मुझे फाइनल कॉल नहीं मिली, ध्यान से सुन लेना। कितने शेयर पे मुझे फाइनल कॉल नहीं मिली, तो द आंसर इज 500। 2500 शेयर पे मुझे नहीं मिली। 1 लाख शेयर से, 1 लाख शेयर में से मुझे 97,500 शेयर पे क्या हो गया, मुझे फाइनल कॉल मिल गई। अब अगर इतने शेयर्स थे, सिर्फ इतने पे मिली है, दैट मीन्स इतने पे नहीं मिली। ये कैसे आया मेरा, 1 लाख माइनस 97,500, यानी मुझे 2500 शेयर्स पे क्या नहीं मिला, फाइनल कॉल नहीं मिला, ठीक है। और कॉल्स इन अरियर अमाउंट है 8700, और जो मेरा अरियर था, कॉल्स इन अरियर कितना है, 87,500। यानी मैं ये बोल सकती हूँ जो ये मेरा अनपेड अमाउंट है, अनपेड अमाउंट भी एक ही बात है ना, अनपेड अमाउंट या कॉल इन अरियर, जो मेरा अनपेड अमाउंट ऑफ रुपीज 87,500 है, ये कितने शेयर पे है, तो द आंसर इज 2500। यानी इतना जो अमाउंट मेरा अनपेड है ये इतने शेयर पे है। इतना जो अमाउंट है जो मुझे रिसीव नहीं हुआ वो कितने शेयर्स पे रिसीव नहीं हुआ, इतने शेयर पे। अगर टोटल इतना अमाउंट है, इतने शेयर पे रिसीव नहीं हुआ, तो पर शेयर अमाउंट मिल जाएगा मुझे, पर शेयर अनपेड अमाउंट। पेन चेंज कर देती हूँ। क्या ऐसे करने से मुझे मेरा पर शेयर अनपेड अमाउंट मिल रहा है? क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि मेरा पर शेयर पे कितना अमाउंट है, क्योंकि टोटल अनपेड अमाउंट है। और ये क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स है। तो मुझे पर शेयर अनपेड अमाउंट मिल रहा है, एग्जैक्टली अगर आप कैंसिल करोगे, 87 3 टाइम्स 75 होता है, 125 5 टाइम्स, यानी 35 रुपीज पर शेयर अनपेड है। 35 रुपीज पर शेयर अनपेड है। 35 रुपीज पर शेयर क्या है मेरा, अनपेड है ना। यानी कितने रुपए की कॉल है फाइनल कॉल, जो अनपेड रही। फाइनल कॉल का मतलब क्या हो गया, 35 रुपीज। 35 रुपीज की कॉल क्या हो गई मेरी, अनपेड हो गई। 35 रुपी फाइनल कॉल। कैसे पता चला, क्योंकि भाई आप ही बोल रहे हो कि फाइनल कॉल से पहले कोई अरियर था ही नहीं। अब अगर फाइनल कॉल से पहले कोई अरियर था ही नहीं, टोटल अरियर मुझे पता चल गया मेरा 87,500 का है, और कितने शेयर्स पे पैसे मिल चुके हैं, 97,500 पे मिल चुके हैं। कितना नहीं मिला, उतना नहीं मिला, ठीक है। अब अगर इतना नहीं मिला इतने शेयर पे, इसका मतलब अनपेड अमाउंट 87,500 है, और कितने शेयर्स पे अनपेड है ये, 2500 पे। तो मुझे पता चल गया मेरा पर शेयर अनपेड अमाउंट, पर शेयर अनपेड अमाउंट जो कि मुझे पता चला डिवाइड करने पे, 87,500 को मैंने डिवाइड कर दिया 2500 से, और डिवाइड करा तो मुझे पता चला कितना वैल्यू आ रहा है, 35 आ रहा है। अब जब 35 पर शेयर वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये क्या हो गई मेरी, यही फाइनल कॉल है, क्योंकि तभी तो अनपेड हुआ फाइनल कॉल होने की वजह से।
अगर फाइनल कॉल से पहले कुछ होता तो वो स्पेसिफाई करता, बट वो क्लियरली बोल रहा है कि उससे पहले कोई अनपेड अमाउंट था ही नहीं, यानी अनपेड अमाउंट कितना है 35 रुपीज़, और 35 का क्या बन गया, मेरा फाइनल कॉल बन गया। तो आंसर इज 35। कहाँ है आंसर 35? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हम चूज कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलें आगे? चलो। नाउ लिस्ट वन आइटम को मैच करना लिस्ट टू के साथ, फिर से मैच आ गया। When shares are issued at more than face value, applications received from public is less than issued share. When shares are issued at face value, application received from public is more than issued share. Okay. चार वो दे रखे हैं केस और बता रखा है कि क्या इंडिकेट कर रहा है ये, एट पार, एट प्रीमियम, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है। व्हेन शेयर्स आर इशूड एट मोर देन फेस वैल्यू, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ यहाँ पे मेरा, मैं यहाँ लिख देती हूँ। फर्स्ट वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, इशू प्राइस ज्यादा है किससे, फेस वैल्यू से। ठीक है, ये कह रहा था वो, क्या कह रहा था वो कह रहा है आपका इशू प्राइस व्हेन शेयर्स आर इशूड एट मोर देन फेस वैल्यू, दैट मीन्स इशू प्राइस ज्यादा है फेस वैल्यू से, यही कह रहा है। सेकंड पॉइंट में वो क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट में वो कह रहा है एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक इज लेस देन इशूड शेयर, दैट मीन्स जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, दैट मीन्स जो मेरी सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, या सब्सक्राइब्ड शेयर्स बोल देती हूँ मैं, है ना, सब्सक्राइब्ड शेयर्स या फिर अप्लाइड शेयर्स, वो क्या है मेरे, क्या बोल रहा है वो, व्हेन एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम पब्लिक इज लेस देन, यानी लेस देन है किससे, इशू शेयर से, या हाँ, यही है, यही कह रहा था वो। एप्लीकेशन रिसीव्ड जो हुई है उसे वो कम हो गई कंपैरेटिवली टू नंबर ऑफ शेयर्स थे इशूड, दैट मीन्स जो पब्लिक ने अप्लाइड शेयर्स थे पब्लिक के, या सब्सक्राइब्ड शेयर थे, तो इशू शेयर या अलॉटेड शेयर, यही कह रहा है वो, उससे कम है, लोगों ने सब्सक्राइब ही कम किया है, इशू ज्यादा हुए सब्सक्राइब कम हुआ, ये कह रहा है वो। अब थर्ड पॉइंट में वो क्या कहता है, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट फेस वैल्यू, तो शेयर्स इशू हुए हैं फेस वैल्यू पे, दैट मीन्स इशू प्राइस इक्वल है किसके, फेस वैल्यू के, ये कह रहा है वो, इशू प्राइस इक्वल है फेस वैल्यू के। फोर्थ में क्या कह रहा है वो, एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक इज मोर देन इशूड शेयर्स, यानी फोर्थ वाले पॉइंट में वो बेटा जी कह रहा है अप्लाइड शेयर्स या फिर सब्सक्राइब्ड शेयर्स क्या है वो, ज्यादा हैं इशूड शेयर से, या फिर अलॉटेड शेयर से बोल सकते हो, है ना, एक ही बात है। अभी सारी स्टेटमेंट्स को मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में ट्राई करा लिखने का। अब आप चेक करो किस कंडीशन में आप क्या बोल सकते हो। भाई अगर जब इशू प्राइस ज़्यादा होता है फेस वैल्यू पे, तो क्या मैं बोल सकती हूँ शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, जो प्राइस उसका डिसाइड हुआ था जो कि फेस वैल्यू है उससे ज़्यादा पे वो इशू हो गए, तो मैं क्या बोलूँगी, शेयर्स इशू हो गए प्रीमियम पे, राइट, प्रीमियम पे क्यों, क्योंकि ये वाला जो प्रॉफिट है अनबैलेंस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके प्रॉफिट को, और प्रॉफिट है इसलिए प्रीमियम है। ठीक है, तो शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, तभी क्या बोला हुआ है, तभी हो सकता है ये पॉसिबल कि शेयर का इशू प्राइस ज्यादा हो उसकी फेस वैल्यू से। क्लियर है ये चीज? आगे क्या कहता है, सब्सक्राइब्ड शेयर कम है किसके कंपैरिजन में, अलॉटेड शेयर या इशूड शेयर के, यानी जितना कंपनी अपना इशू करना चाहती थी, जितना उसने इशू शेयर्स मार्केट में क्या करे, मार्केट में इंट्रोड्यूस करे, उससे कम लोगों ने अप्लाई किया उसके शेयर्स के लिए, यानी इट्स अ केस ऑफ
अंडर सब्सक्रिप्शन। कौन सा केस हो गया? अंडर सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे लोगों या कंपनी जितना एक्सपेक्ट कर रही थी कि इतने लोग उसकी कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे, उससे कम लोगों ने उसकी कंपनी में शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया या अप्लाई किया है। सो इट्स अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, राइट। नेक्स्ट क्या है आपका? जब बोलता है कि इशू प्राइस और आपका फेस वैल्यू सेम है, इसका मतलब कंपनी जो प्राइस पे शेयर को वैल्यू कर रही थी, जो कि उसकी फेस वैल्यू है, कंपनी ने उसी प्राइस में मार्केट में क्या कर दिया? शेयर्स को इशू कर दिया या मार्केट में शेयर्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो क्या मैं बोल सकती हूँ शेयर्स आर इशूड एट पार? शेयर्स किस पे इशू हो रहे हैं? शेयर पार वैल्यू पे इशू हो रहे हैं, वही बोल रहा है वो। कब? भाई जब फेस और इशू प्राइस सेम है तो शेयर इशू हो रहे हैं एट पार। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं अब। जब अप्लाइड शेयर्स ज्यादा हैं या सब्सक्राइब्ड शेयर ज्यादा हैं इशूड शेयर और अलॉटेड शेयर से, यानी कंपनी जितना एक्सपेक्ट कर रही थी कि इतने लोग उसकी कंपनी में सब्सक्राइब करेंगे या अप्लाई करेंगे, उससे ज्यादा लोगों ने उसकी कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया और सब्सक्राइब कर दिया। तो कैन आई से कि इट्स अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन? यस और नो? अब आप मैच कर चुके हो, यही ऑप्शन में वो कह रहा था, यही आपने कर भी लिया। अब बस क्या करना है मुझे? अब मुझे बस चेक करना है। एट मोर देन फेस वैल्यू, एट प्रीमियम, चलो। Application received from public is less than issued share. It's a case of under subscription. When shares are issued at face value, that means shares are issued at par. Applications received from public is more than issued share. ज़्यादा हो रही है, over subscription. मैच देख लो अब। वन का टू कहाँ है? यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ और यहाँ है, यहाँ और यहाँ तो नहीं है, कैंसिल। बी का मैच थर्ड के साथ कहाँ है? बी का मैच थर्ड के साथ यहाँ है, ठीक है। सी का मैच वन के साथ ये रहा, डी का मैच फोर्स के साथ ये रहा, यानी ऑप्शन बी मेरा सही है। ऑप्शन बी मेरा सही है, इसी को मैं मार्क करके आऊंगी अगर मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आए। और इसी तरह से अगर ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आप किसको ऑप्शन चूज करोगे, किसको मार्क करोगे? ऑप्शन बी को। क्लियर है ये चीज? चलें आगे। चलो। अच्छा, इसी में अगर इसी वाले केस में अगर वो आपसे बोलता, अगर कुछ ऐसा केस गिवन होता जहाँ पे आपका इशू प्राइस कम हो जाता फेस वैल्यू से, या आपकी हाँ, या आपकी फेस वैल्यू ज़्यादा हो जाती इशू प्राइस से, तो आप बोलते क्या? बिल्कुल सही, शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, है ना। शेयर्स किस पे इशू हो गए? शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हो गए। क्लियर? चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं। नाउ नॉमिनल शेयर कैपिटल इज अ that part of capital, yeah, that part of authorized capital which is issued by the company, the amount of capital which is actually applied by prospective shareholders, the amount of capital which is paid by the shareholder, the maximum amount of share capital that a company is authorized to issue. ठीक है। अब इसके लिए अगर मुझे ये पता है टाइप्स ऑफ कैपिटल, तो आई गेस ये मेरे लिए बहुत इजी क्वेश्चन था। कितनी टाइप्स की होती है? फर्स्ट वन इज ऑथराइज्ड, सेकंड वन इज इशूड, नेक्स्ट इज सब्सक्राइब, फोर्थ इज कॉल्ड अप कैपिटल, एंड फिफ्थ इज पेड अप कैपिटल। है ना। ये कैपिटल्स हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल है, इशूड कैपिटल है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। ये मेरी टाइप्स ऑफ कैपिटल होती है। ये क्या होती है?
ये होता है। ऑथराइज़्ड कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है? ऑथराइज़्ड कैपिटल वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है जो एक कंपनी रेज़ कर सकती है फ्रॉम द पब्लिक। रेज़ कर सकती है फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है? मैक्सिमम अमाउंट इतना रेज़ कर सकती है ड्यूरिंग इट्स टेन्योर और पीरियड और ओवर द लाइफ, ठीक है? और ये कहाँ पे मेंशन होता है? एमओए में। याद आ रहा है? एमओए में ही मेंशन होता है। मैक्सिमम अमाउंट एक कंपनी जो रेज़ कर सकती है फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है? ड्यूरिंग इट्स एंटायर लाइफ और एंटायर टेन्योर और पीरियड, कुछ भी बोल सकते हो। उस पूरे पीरियड में, उस पूरी लाइफ में, उस पूरे टाइम पीरियड में जितना अमाउंट एक फर्म, एक नॉट फर्म, एक कंपनी रेज़ कर सकती है पब्लिक से, वो कहाँ पे डिफाइन होता है या मेंशन होता है? ऑथराइज़्ड कैपिटल, ठीक है? फिर इस ऑथराइज़्ड कैपिटल में से जो इश्यू होता है बाय द टाइम, वो कौन-सी होती है? आपकी इश्यूड कैपिटल होती है। इसका पोर्शन होता है इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल में से कितने लोग सब्सक्राइब कर पाएँ? सब्सक्राइब कैपिटल डिफाइन करता है। अब सब्सक्राइब जब पूरा हो जाता है, कितने भी शेयर्स के लिए सब्सक्राइब हो गया फ्रॉम द पब्लिक, उन सब्सक्राइब में से कई बार कंपनी पूरा कॉल कर ही नहीं पाती, है ना? तो जितना कॉल करती है वो कॉल्ड अप, और उस कॉल्ड अप में भी जितना है पेड अप, जितना लोगों ने पे कर दिया वो पेड अप है। इसका मतलब कुछ इस तरह का होता है ये। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया है आपका शेयर कैपिटल वाले लेक्चर में, देख सकते हो आप। पेड अप कैपिटल, इट्स अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, सॉरी, कॉल्ड अप कैपिटल। ये पार्ट है आपका कॉल्ड अप का, ठीक है? कॉल्ड अप पार्ट है आपका सब्सक्राइब्ड का, सब्सक्राइब किसका पार्ट है आपका? इश्यूड कैपिटल का। और इश्यूड कैपिटल आपका पार्ट है किसका? ऑथराइज्ड कैपिटल का। ये ध्यान रखना। और ऑथराइज्ड कैपिटल को ही आप क्या बोलते हो? नॉमिनल कैपिटल, ठीक है? क्योंकि ये कैपिटल आपकी बैलेंस शीट को अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि सपोज एक कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि उसकी लाइफ में या उसके टेन्योर में जितना ज़्यादा अमाउंट वो रेज़ कर सकती है पब्लिक से, वो यहाँ पे मेंशन करती है। अब भाई पूरे टाइम पीरियड में कितना अमाउंट वो रेज़ कर सकती है, अगर वो एक ही ईयर के बैलेंस शीट में उसे पुट कर देगी, तो बैलेंस शीट तो भाई साहब पूरी हिल जाएगी, है ना? बैलेंस शीट तो कभी मैच हो ही नहीं सकती। तो इसलिए ये कैपिटल सिर्फ़ शो के लिए रिकॉर्ड होती है, इसका टैली करने वाला पर्पस होता नहीं है, इसीलिए इसे क्या बोलते हो? नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हो। तो यही आपसे वो पूछ रहा है कि नॉमिनल कैपिटल कौन-सी कैपिटल होती है? तो आप बोल सकते हो नॉमिनल कैपिटल इज़ एन ऑथराइज्ड कैपिटल, है ना? ऑथराइज्ड कैपिटल की बात कर रहा है। अब बस ऑप्शन में मुझे चूज़ करना है कि ऑथराइज्ड कैपिटल कहाँ पे बता रहा है। अब द पार्ट या दैट पार्ट ऑफ कैपिटल व्हिच इज़ इश्यूड बाय द कंपनी, दैट मीन्स यहाँ पे तो एक उसकी बात कर रहा है, यहाँ पे ये बात कर रहा है इश्यूड कैपिटल की। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये वाला ऑप्शन तो नहीं चाहिए। फिर है द अमाउंट ऑफ कैपिटल व्हिच इज एक्चुअली अप्लाइड बाय द प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर, दैट मीन्स ये बात कर रहा है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल की, सब्सक्राइब्ड कैपिटल की, है ना? दैट मीन्स हमें ये भी नहीं चाहिए। द अमाउंट ऑफ कैपिटल व्हिच इज पेड बाय द शेयर होल्डर, ये बात कर रहा है आपका पेड अप कैपिटल की, है ना? जितना अमाउंट शेयर होल्डर ने पे कर दिया, तो ये पेड अप कैपिटल है, ये भी नहीं चाहिए मुझे। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट इज कंपनी इज, maximum amount of share capital that a company is authorized to issue, maximum amount of capital of share capital, maximum amount of share capital that a company is authorized to issue, that means ये यहाँ पे बात कर रहा है आपकी authorized capital की। और मुझे पता है मेरा authorized capital ही मेरा कौन सा कैपिटल है? नॉमिनल कैपिटल। तो मेरा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन मेरा डी है। ऑप्शन क्या है मेरा? ऑप्शन मेरा डी है। ये मेरा आंसर है। क्लियर है?
क्लियर यहाँ तक? चलते हैं नेक्स्ट। नाउ ABC Limited issued 15,000 15% debenture of 100 each at a premium of 10% which are redeemable after 10 year at a premium of 20%. the amount of loss of the amount of loss on redemption of debenture to be written off will be। अच्छा, देखो। 15,000 शेयर हैं। कहाँ है बेटा? हम यहाँ है ना। 15,000 शेयर नहीं है, डिबेंचर है। 15,000 डिबेंचर है और इनका प्राइस कितना दे रहेगा? 100 ईच एट 100 ईच। और क्या बोल रहा है? और बोल रहा है इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो प्रीमियम कितना दे रखा है मुझे? 10% है। और फिर क्या बोल रहा है? आफ्टर 10 ईयर एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, यानी प्रीमियम टू बी पेड प्रीमियम एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन कितना है? 20%। और प्रीमियम एट द टाइम ऑफ इशू कितना है? 10%। ये दे रखा है मुझे, ठीक है। 15,000 डिबेंचर है और एक डिबेंचर का प्राइस कितना है? ये जनरली 100 ही होता है वैसे। हाँ, एक चीज और, अगर शेयर का तुम्हें इशू प्राइस नहीं दिया हुआ, ठीक है, क्वेश्चन में शेयर का इशू प्राइस नहीं दिया हुआ, उसकी फेस वैल्यू नहीं गिवन है, इशू प्राइस नहीं दिया हुआ या फेस वैल्यू गिवन नहीं है। अगर फेस वैल्यू गिवन नहीं है तो आप उसे 10 मानते हैं, है ना। सपोज करते हो कि शेयर का जो फेस वैल्यू है वो 10 है। वेर एज इन केस ऑफ डिबेंचर, अगर डिबेंचर का आपको फेस वैल्यू नहीं गिवन होता तो आप मानते हो 100। ये ध्यान रखना, शेयर के लिए 10 और डिबेंचर के लिए 100। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन अगर आ जाता है तो इस टॉपिक पे या इस कॉन्सेप्ट पे भी आ जाएगा कि शेयर का 10 और डिबेंचर का 100 होता है। क्लियर है ये चीज? चलो, डाउन क्या बोल रहा है वो? एट द टाइम ऑफ इशू जो प्रीमियम था वो 10% था, एंड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन जो प्रीमियम है 20%। अब आप मुझे ये बता सकते हो इनमें से प्रॉफिट और लॉस कौन सा है? ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है, ये कंपनी के लिए लॉस है। यस और नो? ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है, ये कंपनी के लिए लॉस है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रही है? ये प्रीमियम कंपनी रिसीव कर रही है और ये प्रीमियम कंपनी पे कर रही है ना। ये कंपनी, सॉरी, ये प्रीमियम कंपनी पे कर रही है। कैसे पता? क्योंकि भाई रिडम्पशन बोल रहे हो ना आप। रिडम्पशन मतलब आप जब वापस ले रहे हो तब प्रीमियम दे रहे हो, या जब आप उससे अपना डिबेंचर वापस ले रहे हो तो उसको हाईएस्ट प्राइस पे दे रहे हो, ठीक है। तो पेमेंट कर रही है, पेमेंट कर रही है, ज़्यादा पेमेंट कर रही है, तो ये क्या है? ये एक्सपेंस है ना। और जब इशू कर रही है एट द प्रीमियम तो ये कंपनी के लिए क्या है? प्रॉफिट है। ये चीज़ तो क्लियर है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर 10%, हाँ, और ये ध्यान रखना, प्रीमियम और डिस्काउंट कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ओनली। ये हमेशा जो आप प्रीमियम और डिस्काउंट को वैल्यू करते हो, अगर आपको परसेंटेज में गिवन है प्रीमियम या डिस्काउंट, तो इसकी जो वैल्यू फाइंड आउट करते हो आप, ये हमेशा करते हो फेस वैल्यू पे, ठीक है। इशू प्राइस पे नहीं होती है, ठीक है। किस पे होती है? फेस वैल्यू पे। तो 10% ऑफ 100 इज 10 रुपी, एंड 20% ऑफ 100 इज 20% ऑफ 100, एंड 10% ऑफ 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 20 रुपीज आ गया। यानी जब मैं डिबेंचर को इशू कर रही थी तो मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन जब मैं डिबेंचर्स को रिडीम कर रही हूँ तो मुझे 20 रुपये का लॉस हो रहा है।
तो क्या मैं बोल सकती हूँ जो मेरा अल्टीमेटली लॉस है, अल्टीमेटली मेरा जो फाइनल लॉस है, वो कितने का होगा? 20 माइनस 10, येस और नो? भाई 10 का पहले प्रॉफिट हो रहा था, 20 का लॉस हो रहा देते टाइम। पहले जब लिया था ₹10 कमाए थे, दे रही हूँ ₹20 घाटा हो रहा है। तो अल्टीमेटली फाइनल लॉस कितने का हो रहा है मुझे? ₹10 का? येस और नो? कैसे? क्योंकि जब आप पे ऑफ कर रहे हो ना डिबेंचर्स को ₹20 पर शेयर पर डिबेंचर्स पे, तो उनमें से आप ₹10 तो वो वाला प्रीमियम यूज़ कर रहे हो, जो आपने इश्यू के टाइम अर्न किया था फ्रॉम डिबेंचर होल्डर। तो अब अल्टीमेटली जो आपको लॉस हो रहा है, वो सिर्फ़ कितना हो रहा है? 20 माइनस 10 इज़ ₹10, इनका डिफरेंस। येस और नो? इनका डिफरेंस ₹20 का लॉस आपको अगर रीपे करते टाइम हो रहा है, तो जब आपने रिसीव किया था तब भी तो आपने ₹10 ज़्यादा लिए थे ना। अगर एज़ एन इंडिविजुअल, एज़ अ पर्सन आप किसी को पैसे दे रहे हो, है ना? या फिर दे हो मत देना मत सोचो, सोचो आप पैसे ले रहे हो। जब आपने पैसे लिए तो 100 की जगह आपने उससे बोला मुझे 110 दे दे, ठीक है? और देते टाइम वो आप बोल रहे हो कि मैं तुझे 120 दे दूँगा, तो वो भी मुझे 110 दे दे। अल्टीमेट लॉस कितना हो रहा है आपको? ₹10 का। आपने कितना ज़्यादा पे किया है? ₹10 ज़्यादा पे किया है। तो ₹10 का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। इसी लॉस को क्या करोगे? एडजस्ट करोगे। बस यही करना है मुझे। क्या बोलता है? अमाउंट ऑफ लॉस ऑन रिडम्पशन कितना रुपए हो गया? ₹10 ऑन ईच डिबेंचर। येस और नो? अगर वो आपसे टोटल टोटल लॉस की बात कर रहा है, तो पर डिबेंचर प्राइस इंटू टोटल डिबेंचर्स। यस और नो? ये 10 दे रखा है। डिबेंचर्स कितना है? 15,000 है। कितना आ गया? 1.5 लाख आ गया। ठीक है? 1.5 लाख आ गया, ऑप्शन में देख लो। 2,25,000, 4,50,000, 1,50,000, 3 लाख, तो ऑप्शन ए मेरा सही है। ऑप्शन ए मेरा सही है। क्लियर है? ऑप्शन ए सही है। एम आई क्लियर टिल हियर? चलो नेक्स्ट करते हैं। 35। So the next question is loss on issue of debenture is treated as okay. डिबेंचर्स को इश्यू करते टाइम अगर लॉस हो रहा है तो उसे कैसे ट्रीट किया जाता है? क्या वो आपके इंटैंजिबल एसेट्स होते हैं? क्या वो आपके इंटैंजिबल एसेट्स होते हैं? क्या वो आपके करंट एसेट्स होते हैं? क्या वो करंट लायबिलिटी होते हैं या फिर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होता है? अच्छा, अगर मैं ऑप्शंस के थ्रू जाऊँ अपने क्वेश्चन पे, तो मुझे ये बताओ इंटैंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? इंटैंजिबल एसेट इज़ अ टाइप ऑफ एसेट, येस और नो? राइट? अगर बात कर रहा है वो टाइप ऑफ एसेट की, इसका मतलब एसेट है, ऑब्वियस सी बात है ना, तभी तो उसका टाइप है। अब एसेट्स दो तरह के हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। ये हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स हैं, दोनों ही एसेट्स, राइट? टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, हमें दिख रहा है, राइट? और इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? जिनको हम देख नहीं सकते, बट हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो एसेट हैं, हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, है ना? रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। या फिर मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा है? मेरा प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं या मेरा रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, दोनों ही बोल सकते हो आप, है ना? या मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है या मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है। दोनों ही केसेस में जो इन एसेट्स का कंट्रीब्यूशन होता है फॉर अ फर्म, फॉर अ कंपनी, फॉर अ एंटरप्राइज, वो क्या होता है कि आपका प्रॉफिट वाला पार्ट और आपका रेवेन्यू वाला पार्ट, कुछ भी बोल सकते हो, वो बढ़ रहा होता है बिकॉज ऑफ दीज एसेट्स, ईदर इंटेंजिबल और इनटेंजिबल, या नॉट, है ना? ईदर टेंजिबल और इंटेंजिबल, दोनों ही एसेट। अब क्या अगर आपने डिबेंचर्स को इशू करा है एट लॉस, डिबेंचर्स को इशू कर दिया लॉस पे, क्या उसका बेनिफिट आप रीप कर रहे हो ओवर द इयर्स? नहीं। क्या वो आपके कुछ एसेट जनरेट हो रहा है? नहीं। नहीं ना? एसेट तो है ही नहीं, एक तरह से वो आपका एक्सपेंस है, आपको लॉस हो रहा है, क्लियरली बोल रहा है वो लॉस है। अब अगर लॉस है तो भाई एसेट थोड़ी ना क्रिएट हो रहा है ना? इसका बेनिफिट थोड़ी आप लेने वाले हो ओवर द इयर्स।
तो इंटेंजिबल एसेट्स तो नहीं है, डायरेक्टली कैंसिल कर दिया आपने। दूसरा लायबिलिटी, भाई लायबिलिटी कैसे हो गई? लायबिलिटीज़ तो डिबेंचर है, डिबेंचर्स लायबिलिटी है, लेकिन अगर आप उसको घाटे पे इश्यू कर रहे हो, तो क्या लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो अपने लिए? नहीं, लायबिलिटी तो आपने तभी क्रिएट कर ली थी जब आपने इश्यू किए। इश्यू ऑफ डिबेंचर क्या है? ये मेरा लायबिलिटी है, अग्रीड। लेकिन आपसे वो पूछ रहा है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, वो आपसे लॉस की मतलब स्पेसिफिकली वो आपसे लॉस के बारे में बात कर रहा है। तो लॉस मेरा लायबिलिटी नहीं है, तो करंट लायबिलिटी भी नहीं है, राइट? दूसरी बड़ी बात, डिबेंचर्स ना करंट लायबिलिटी होते ही नहीं है। देखो मैंने भी सिर्फ लायबिलिटी मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, करंट लायबिलिटी नहीं होते, ये मेरी नॉन करंट लायबिलिटी होती है। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब जिसका टेन्योर मोर देन 12 मंथ्स होता है, जिनका टेन्योर मोर देन 12 मंथ्स होता है वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी होती है, और जिनका टाइम पीरियड या टेन्योर लेस देन 12 मंथ्स होता है वो आपकी करंट लायबिलिटी होती है। एम आई क्लियर? तो इन शॉर्ट इंटेंजिबल एसेट्स भी नहीं है, लायबिलिटी भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं करंट एसेट। भाई जब मैंने क्लियरली बोला है अभी कि एसेट्स ही नहीं है, तो करंट एसेट और फिक्स एसेट्स की बात कहाँ से आ गई, है ना? करंट एसेट्स और फिक्स एसेट दोनों की ही बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बोल रहे हो यार क्लियरली कि आप लॉस की बात कर रहे हो, और डिबेंचर्स वैसे भी एसेट ही नहीं है। तो अगर डिबेंचर लॉस पे इशू हो रहा है, तो उसका भी बेनिफिट हम नहीं ले रहे ओवर द इयर्स। लेकिन क्या हम लायबिलिटी क्रिएट कर रहे थे, नॉट एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं। हम एसेट्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? हम लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। अगर एसेट हम क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं, तो ना ही तो वो टेंजिबल एसेट रहा, ना ही वो इंटेंजिबल एसेट रहा, ना ही वो करंट एसेट रहा, और ना ही वो फिक्स एसेट रहा। तो अगर इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है, करंट एसेट्स नहीं है, करंट लायबिलिटी नहीं है, बच क्या जाता है? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। आपने एक टर्म सुना होगा, फिक्टिशियस एसेट। और फिक्टिशियस एसेट को ही आप क्या बोल रहे होते हो? इसको सिर्फ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलो, वो तुम्हारे लिए बेटर है। पहली बात तो जैसे ही आपने लॉस पे इशू करा, वो आपके लिए लॉस बन गया, और लॉस को अल्टीमेटली क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका एक्सपेंस, है ना? और ये वाला एक्सपेंस क्योंकि इस ईयर में इश्यू करा और इस ईयर में आपने उसका बेनिफिट ले लिया, ऐसा नहीं है, राइट? इसका बेनिफिट आप ओवर द ईयर ले रहे होते हो। तो ये शो होता है अंडर एसेट साइड, क्योंकि ये एसेट्स नहीं होते हैं, ना ही ये इंटेंजिबल एसेट होते हैं, ना ही ये करंट एसेट होते हैं, ना ही ये फिक्स एसेट होते हैं, और ना ही टेंजिबल एसेट होते हैं। बट क्योंकि इनका बेनिफिट ले रहे होते हो आप, तो एसेट साइड में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के अंदर आप इन्हें क्या कर रहे होते हो? शो कर रहे होते हो, क्योंकि ये एक्सपेंस होते हैं, लाइक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये सारे एक्सपेंसेस वो होते हैं जिनका बेनिफिट आप ले रहे होते हो मोर देन अ ईयर। लेकिन ये आपके एसेट नहीं होते, ये आपकी एसेट क्रिएशन नहीं होती, ये आपको बेनिफिट नहीं दे रहे होते हैं, बट इनडायरेक्टली आपका रेवेन्यू बढ़ा रहे होते हैं। क्लियर है? चलो, तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ग्रीन कर देते हैं, है ना? ऑप्शन डी है आपका। ऑप्शन डी क्या कहता है? ऑप्शन डी कहता है अगर डिबेंचर लॉस पे इशू हो रहे हैं, तो उसे आप कैसे ट्रीट करोगे? उसे आप ट्रीट करोगे एज एन एक्सपेंस। और ये किस टाइप के एक्सपेंस है? ना ही तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, ना ही ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। और अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर आई गेस बहुत बार क्लियर हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनसे एसेट क्रिएट होता है या लायबिलिटी कम होती है। उसी तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमारी डे टू डे ऑपरेशंस को मीट करने के लिए जो एक्सपेंसेस एक कंपनी, एक इंडस्ट्री, एक फर्म बियर करती है, उसे क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ना ही तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था, ना ही क्या था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। ये कौन सा एक्सपेंस है? मिसलेनियस एक्सपेंस है। क्लियर है? चलो, फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे अगर सिर्फ ये इशू की बात करता, अगर ये इशू की बात करता, इशू ऑफ डिवेंचर की, तो हमारा आंसर बदल जाता, तो हम बोलते ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है ना?
अगर सिर्फ इशू की बात करता, लेकिन उसने वर्ड ऐड किया हुआ है लॉस। लॉस क्या हुआ है, इसलिए ये क्या बन गया मेरा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। यहाँ तक मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया। एम आई क्लियर? चलो आगे। नाउ व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एज collateral security for a loan, then such debentures are entitled for। अच्छा, collateral security मतलब मैं बोल सकती हूँ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा सेफ्टी, सिक्योरिटी, या अगर आप लोग बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है तो एक वर्ड से होंगे, मॉर्टगेज। ये सब ने सुना होगा। प्लेज शायद लोगों ने ना सुना हो, हाइपोथिसिएशन ना सुना हो, बट मॉर्टगेज हम लोगों ने सबने सुना होगा, है ना? और ये तीनों इनमें डिफरेंस ये होता है कि फॉर सिक्योरिटी पर्पस हम जिससे अमाउंट बोरो करते हैं उसको हम क्या रख देते हैं, कुछ सामान एज अ इन द फॉर्म ऑफ प्लेज, मॉर्टगेज या हाइपोथिसिएशन वाली फॉर्म में हम रख देते हैं। ठीक है, ताकि जो लेंड कर रहा है मनी वो अश्योर हो जाए कि अगर सामने वाला बंदा जो कि बोरोअर है, अगर वो रीपे नहीं कर पाएगा उसका फंड या उसका अमाउंट, ड्यू अमाउंट, तो वो उन चीज़ को सेल आउट करके अपना अमाउंट रिकवर कर सकता है। क्लियर है? जनरली अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे या पर्सनल लेवल पे बात करूँ, हम लोग बैंक से जब लोन लेते हैं, लॉन्ग लोन लेते हैं, तो बैंक क्या करता है, बैंक सिक्योरिटी पर्पस से हमसे कुछ ऐसी चीज़ें डिमांड करता है, जिससे अगर हम डिफ़ॉल्टर बन जाते हैं, हम डिफ़ॉल्ट कर जाए अपनी पेमेंट्स के लिए, तो बैंक उन एसेट्स को सोल्ड करके वहाँ से क्या रिकवर कर सकता है? वहाँ से अपना अमाउंट रिकवर कर सकता है। एम आई क्लियर? ठीक है। उसी तरह से मोस्टली जो लेंडर होते हैं वो क्या, वो कुछ एसेट्स, वो कुछ प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या रख लेते हैं, गिरवी रख लेते हैं। ठीक है, जिसको बोला जाता है कोलेटरल सिक्योरिटी। इसे ये मेजरली यूज होता है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए, एक्स्ट्रा सेफ्टी या सिक्योरिटी, दोनों ही बोल सकते हैं। लाइक मैंने अगर सपोज 10 लाख का मैंने लोन लिया, ठीक है, 10 लाख का लोन लेने के बाद जिस पर्सन से मैंने लोन लिया था, जो लेंडर था, उसने मुझे मनी तो लेंड कर दी, लेकिन अब उसे लग रहा है कि जो मैंने एसेट रखा था उसके पास, उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो रही है, कम होना शुरू हो रही है। ठीक है, 10 लाख के बदले में इनिशियली उसने देखा था कि हाँ कॉस्ट है, इक्वल है, जो अमाउंट वो दे रहा है उसी के इक्वल में उसकी मेरी एसेट की कॉस्ट भी है। लेकिन अब मार्केट में या तो डिमांड कम हो गई या वो ऑब्सोलेट हो रहा है, जो भी रीजंस हो सकते हैं, उन रीजंस की वजह से उसकी वैल्यू में क्या आ रहा है, डेप्रिशिएशन आ रहा है। अब वो क्या करेगा, वो बोलेगा मुझे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए कुछ भी चीज़ें और एक्स्ट्रा मेरे पास गिरवी रख, कि अगर मैंने पेमेंट नहीं किया, मीन्स मैं पे नहीं कर पाई, तो वो उन एसेट्स को बेच के क्या कर सकता है, अपना अमाउंट रिकवर कर सकता है। इतना क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिबेंचर्स इशू हुए थे एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, मतलब एडिशन में, एडिशनल सिक्योरिटी पर्पज से क्या करा फर्म ने या कंपनी ने, डिबेंचर को इशू कर दिया फॉर अ लोन। देन सच डिबेंचर्स आर एंटाइटल्ड फॉर, तो जिन डिबेंचर्स को यूज किया गया है एज अ कोलेट्रल, उन डिबेंचर्स पे क्या रिसीव हो सकता है या क्या पे किया जाएगा, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ लोन, भाई ये तो पे होगा ही होगा ना, आपने लोन लिया है तो लोन पे इंटरेस्ट पे करोगे। इसमें डिबेंचर्स का क्या रोल है, डिबेंचर्स को क्या इंटरेस्ट मिल रहा है उस पे? नहीं। आप कुछ चीज जब मॉर्टगेज की फॉर्म में या कोलेटरल की फॉर्म में, अगर इंडिविजुअल लेवल पे आप बात करो, सपोज आपने अपनी बाइक किसी को दे दी, लेट्स से फॉर 20,000 रुपीज, राइट? अब जब तक आपकी बाइक उसके पास है, क्या आपको वो बाइक यूज करने के लिए कुछ पेमेंट करता है? नहीं, नहीं करता। यस और नो? ऑब्वियसली बात है, नहीं करेगा, है ना? लेकिन जब तक आप उसकी मनी यूज कर रहे हो तब तक भाई बाइक उसके पास है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा। ठीक है, बाइक एक ऐसा एसेट मैंने चूज़ कर लिया, जिस पे जो डेप्रिशिएट हो रहा है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म की बात ही नहीं करेंगे, जब तक वो बाइक डेप्रिशिएट हो जाएगी या उसकी वैल्यू में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाएगी, हम ये बात ही नहीं करें। पर शॉर्ट टर्म पीरियड की बात करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, ना तो बाइक को चलाने के लिए आपको पैसे देने वाला है, ना सपोज़ बाइक से उसकी रेपो बढ़ रही है घर की, तो उसके लिए वो आपको रीपे करेगा, कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ एज़ एन सिक्योरिटी पर्पज़ से बाइक उसके वरांडा में रखी हुई है, उसके गार्डन में रखी हुई है या उसकी गैराज में रखी हुई है, यही होगा। तो ना ही तो उसपे लोन देगा वो, ना ही अगर उसकी प्राइस बढ़ जाती है सपोज़, तो क्या उसको एक्स्ट्रा प्राइस पे करेगा वो? कौन? एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करेगा? कौन? लेंडर। द आंसर इज़ नो। भाई जितने की तेरी बाइक बाकी में मार्केट में बिक रही है, तू ले जा मुझसे।
मेरा बस मुझे अमाउंट रीपे करके जा, यही होगा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे भी वही अप्लाई होगा। इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ लोन के लिए डिबेंचर्स एंटाइटल नहीं है, वो लोन पे आ रहा है, डिबेंचर का कोई लेना देना नहीं है। डिविडेंड ऑन अमाउंट ऑफ इशू प्राइस, भाई डिविडेंड तो वैसे भी नहीं दोगे ना आप उसको। डिविडेंड मिलता है क्या डिवेंचर्स पे? आंसर इज नो, तो क्यों दोगे आप डिवेंचर पे? डिविडेंड नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ डिवेंचर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये कब होता? अगर डिवेंचर इशू होते तो ये इंटरेस्ट मिलता डिवेंचर पे। अगर डिवेंचर्स इशू होते तो ये इंटरेस्ट मिलता, लेकिन अगर एज अ कोलेट्रल इशू हुआ है तो उस पे इंटरेस्ट भी नहीं दिया जाएगा। लेट्स से ये कंपनी थी और ये इंडिविजुअल है एक्स, ठीक है। हम्म, राइट। कंपनी ने या एक्स वाई जेड कंपनी ले लो यार, एक कंपनी है एबीसी, एक है एक्स वाई जेड। इसने क्या करा? फंड सप्लाई करें। क्यों करें? क्योंकि इसने बोरो किया है, ठीक है। इसने फंड बोरो किया, सप्लाई कर दिया। अब जब इसने यहाँ से बोरो किया तो उसने डिबेंचर्स भी इशू कर दिए इसको, डिबेंचर्स इशू कर दिए। अब हमें पता है डिबेंचर्स पे ना बेटा इंटरेस्ट रेट आगे मेंशन होता है, लाइक 14% डिबेंचर, 9% डिबेंचर, 18% डिबेंचर्स, है ना। डिबेंचर्स हमेशा ऐसे इशू होते हैं जहाँ पे उनका परसेंटेज या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी मेंशन होता है उनके नेम की इनिशियल में। 18% है, 14% है, 9 है, 2% है, 5% है, कुछ भी हो सकता है, राइट। और ये क्या होता है आपका? ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर जिसको आप बोलते हो इंटरेस्ट रेट, एक ही बात है ना। इतना इंटरेस्ट मिलता है डिबेंचर्स पे डिबेंचर होल्डर को। अब क्योंकि अगर इस केस में देखो तो भाई एक्स वाई जेड कंपनी ने भी तो डिबेंचर्स को होल्ड किया हुआ है ना। एक्स वाई जेड कंपनी ने भी इन डिबेंचर को क्या किया हुआ है? होल्ड किया हुआ है। कैसे किया हुआ है? क्योंकि इसने इशू किया है, इसने इशू किया है। तो इनका होल्डर कौन है? होल्डर ऑफ दीज डिबेंचर्स कौन है? एक्स वाई जेड है। लेकिन, या लेकिन को छोड़ो भी, एक्स वाई जेड का होल्डर कौन, सॉरी एक्स वाई जेड इन डिबेंचर्स का होल्डर है, बिल्कुल है। तो अगर आइडियली अगर डिबेंचर होल्डर ने डिबेंचर्स को होल्ड किया हुआ है तभी डिबेंचर होल्डर होल्डर बना हो, डिबेंचर होल्ड करने की वजह से जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उनको मिल रहा होता है ना। लेकिन ये डिबेंचर्स इशू नहीं हुए हैं, ये इशू हुए हैं इशूड एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी अगेंस्ट अ लोन, है ना। लोन के अगेंस्ट इशू हुए हैं, और कैसे इशू है? कोलेट्रल सिक्योरिटी के फॉर्म में। अगर ऐसा है तो इन पे जो ये इंटरेस्ट होता है ना 1849, 1849 इंटरेस्ट ये नहीं मिल रहा होता, और नहीं मिल रहा होता इसीलिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी नहीं है। फिर क्या कहता है? नो इंटरेस्ट अमाउंट, एग्जैक्टली कोई इंटरेस्ट अमाउंट इसको नहीं मिल रहा होता, कोई इंटरेस्ट अमाउंट इसको नहीं मिल रहा होता। तो मेरा आंसर क्या है? डी ही सही है। तो स्टेटमेंट डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी जहाँ पे उसने बोला हुआ है कि सिर्फ डी ही सही है, उसी को मैंने चूज कर लिया, ओनली डी। एम आई क्लियर? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड आर रिडीमेबल एट प्रीमियम। ओके, इशू किस पे हो रहे हैं भाई? इशू हो रहे हैं डिस्काउंट पे, एंड रिडम्पशन कब कितने पे हो रहा है, किस पे हो रहा है? डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम पे। यानी अगर मैं बोलूं तो एट द टाइम ऑफ इशू कंपनी क्या कर रही है? कंपनी तब भी लॉस ले रही है, कंपनी को लॉस हो रहा है। और रिडम्पशन के टाइम पे भी कंपनी को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम डिस्काउंट था तब लॉस हो रहा है, समझ आ रहा है, प्रीमियम है तब लॉस कैसे होता है समझ नहीं आ रहा। डिबेंचर का फेस वैल्यू लेट्स से 100, ठीक है। ये डिबेंचर जो इशू हुए हैं, ये इशू हुए हैं या इशू प्राइस आप बोल लो, ये हो गए 80 रुपीज में, ठीक है। डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 था,
लेकिन जो डिबेंचर इशू हुए हैं वो 80 रुपीज़ पे हो गए। क्या मैं बोल सकती हूँ इशू प्राइस कम हो गया मेरा फेस वैल्यू से? अभी जो क्वेश्चन था जहाँ पे हम मैच कर रहे थे वहाँ पे हमने ये चीज़ की भी थी। अगर इशू प्राइस मेरा फेस वैल्यू से कम हो जाता है तो मैं बोल सकती हूँ कि जो इशू हुआ है, इशू एट डिस्काउंट हुआ है। मतलब कंपनी जितना रिसीव कर सकती थी बेस्ड ऑन इट्स शेयर और डिवेंचर, उससे कम उसे रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन 20 रुपी का क्या हो गया, लॉस हुआ। कब? जब शेयर या डिबेंचर्स क्या हो रहे हैं, डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं, है ना। डिबेंचर इशू हो रहे हैं, कितने का लॉस हो रहा है, 20 रुपीज का। ठीक है। अब वो कह रहा है डिबेंचर्स रिडीमेबल एट प्रीमियम। ठीक है। डिबेंचर्स जो रिडीम हो रहे हैं वो प्रीमियम पे हो रहे हैं, दैट मीन्स डिबेंचर की फेस वैल्यू अगर 100 है तो रिडीम हो रहे हैं वो, तो रिडीम हो रहे हैं वो मोर देन 100 पे। लेट्स से 120, हम ये मान लेते हैं कि मोर देन 100 पे रिसीव हो रहा है, हमने मान लिया 120। यानी जब हमने उनसे पैसे लिए थे और डिबेंचर दिया था तो हमने 100 का डिबेंचर उन्हें 80 में बेच दिया था कि आप 80 में डिबेंचर ले जाओ और मुझे 80 रुपए दे दो। ठीक है। लेकिन जब हम उनसे वापस ले रहे हैं, डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं, अपना डिबेंचर वापस ले रहे हैं, उन्हें पे बैक कर रहे हैं। अगर पे बैक करते टाइम हम फेस वैल्यू से ज़्यादा पे कर रहे हैं, यानी 100 के डिबेंचर के लिए जब खरीदा था तो सॉरी जब बेचा था तो 80 में बेच दिया, जब खरीद रहे हैं तो 80, 100, 120। 100 रुपए का डिबेंचर था, जब बेचा तो 80 में बेच दिया और खरीदा तो 120 में खरीदा। क्या मैं बोल सकती हूँ 40 रुपए का लॉस मुझे हुआ है? यस और नो? 40 रुपए का लॉस मुझे हुआ है। खरीदते देखो, खरीदते टाइम 80 का बेचा, यहाँ पे 20 का घाटा हुआ। ठीक है। 100 रुपए की चीज के लिए मैंने 120 रुपए दे दिए, फिर 20 रुपए का मैंने ज्यादा घाटा किया। अल्टीमेटली मुझे कितना लॉस हुआ, लॉस ऑफ रुपीज 40। 40 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है। कितना लॉस हुआ, 40 रुपए का। यही वो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे। When debentures are issued at discount redeemable at the premium, which of the following account is debited at the time of issue of debenture? बहुत इजी क्वेश्चन था यार। ये तो शेयर में भी हो सकता है, हमने एक्स्ट्रा ही चीजें करी है। डिबेंचर या डिबेंचर ही मत करो, बैंक ही कर लो। बैंक अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ रिडम्पशन टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये एंट्री होती है। ठीक है, ये एंट्री होती है। तो इसमें से बता दो भाई कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। बैंक अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ रिडम्पशन अकाउंट, लॉस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर नॉट रिडम्पशन, ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है। कौन सा अकाउंट डेबिट दिख रहा है मुझे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कहाँ है? इस एंट्री को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ। जितना भी आपने रिसीव हुआ, ठीक है, जब आपने इशू किया वो अमाउंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है। जो उसका फेस वैल्यू था डिबेंचर का वो आपने यहाँ डाल दिया। ठीक है। जितना आपने डिस्काउंट दिया है वो डिस्काउंट यहाँ आएगा। जितना आप पे कर रहे हो एज प्रीमियम एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, वो दोनों यहाँ आते हैं। एक साइड क्रेडिट और एक साइड लॉस, क्यों? स्टेटमेंट को बैलेंस करने के लिए बोल सकते हो, क्योंकि जो आप यूज कर रहे होते हो अकाउंट, वो ये अकाउंट यूज कर रहे होते हो फॉर दिस पेमेंट। ठीक है।
तो 2 अकाउंट डेबिट होते हैं कब? जब सॉरी, एक ही अकाउंट डेबिट होता है जब आप वो कर रहे होते हो, डिबेंचर्स को इश्यू कर रहे होते हो एट डिस्काउंट, और उसका नाम होता है डिस्काउंट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कहाँ है? स्टेटमेंट सी में है। तो आंसर मेरा क्या है? स्टेटमेंट सी, या ऑप्शन सी। ठीक है। अब डिवेंचर अकाउंट तो क्रेडिट होता है, ये मेरा क्रेडिट होता है, आप इश्यू करो। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये भी मेरा क्या होता है? क्रेडिट होता है। कैपिटल रिजर्व तो प्रॉफिट है, ये तो मेरा वैसे ही क्रेडिट होगा, है ना? ये तो मेरा वैसे ही क्रेडिट होगा। क्लियर है? 37 क्वेश्चन नंबर। चलें आगे। चलो। हम्म विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ सर्वर डेटाबेस? सर्वर डेटाबेस मतलब जो आपने डेटा सर्वर पे पुट कर दिया, जिसको मल्टीपल यूजर्स क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं, वही है। तो अगर ऑप्शन देखूं, वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, ओरेकल, आईबीएम, डी2, तो सिर्फ यही दो ऐसे डेटाबेस है जो सर्वर पर होते हैं, जो मल्टीपल यूजर्स इनको यूज कर सकते हैं सेम टाइम पे। ठीक है। ये आपके वर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, या एमएस बोल सकती हूँ मैं, एमएस ऑफिस के हैं। ये आपका बेटा डेटाबेस तो है, लेकिन डेस्कटॉप डेटाबेस है। ये पर्टिकुलर डेस्कटॉप में यूज हो सकता है, सर्वर के थ्रू से मल्टीपल यूजर्स यूज नहीं कर सकते। ओरेकल एंड आईबीएम डीबी टू को मल्टीपल यूजर्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्वर डेटाबेस से बेस्ड हो सर्वर। क्लियर है? तो ऑप्शन वो चूज करना जिसमें बीओडी स्टेटमेंट हो। कहाँ है बीओडी? ऑप्शन ए में ही है आपका, ऑप्शन ए में ही है, बी एंड डी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 38। ओके। अब बी एंड ई चूज करेगा तो भाई एक ओरेकल हो, सॉरी, एक सर्वर हो गया और एक डेस्कटॉप हो गया। नॉट पॉसिबल। ए एन सी एक एमएस ऑफिस आइटम है, सॉरी, दोनों ही एमएस ऑफिस है लेकिन सर्वर डेटाबेस नहीं है। डीएनई में अगेन एक डेस्कटॉप डेटाबेस है, एक सर्वर डेटाबेस है। सिर्फ एक यही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपकी दोनों ही ऑप्शंस या दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? एग्जाम्पल ऑफ सर्वर डेटाबेस है।